गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना जो टॉपिक रनिंग करेगा वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय F.W. टेलर। F.W. टेलर जिनका फुल नेम है फ्रेडरिक विंसलो टेलर, ये इनका पूरा नाम है। और इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को डेवलप किया था और इसी कारण इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। अब F.W. टेलर के बैकग्राउंड के बारे में, हिस्ट्री के बारे में आज पढ़ेंगे। इन्होंने भी मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बताया, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में बताया। F.W. टेलर जो है वो एक बहुत ही महान, जिसे अपन कहते हैं ग्रेट साइंटिस्ट थे। और इन्होंने सभी कंपनियों, सभी ऑर्गेनाइजेशन को ये एडवाइस किया कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो साइंटिफिक रूप से ले। अब देखिए आप बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री ऑफ F.W. टेलर। F.W. टेलर वाज बोर्न इन 1856 इन USA। F.W. टेलर का जन्म 1856 को हुआ था और कहाँ पे, USA। और हेनरी फ्यूल जो थे वो फ्रांस के अंदर हुए थे और ये USA में हुए हैं। इन 1878 ही जॉइन मिडविल स्टील कंपनी, यानी 1878 के अंदर इन्होंने एक कंपनी ज्वाइन की जो थी मिडविल स्टील कंपनी। और हेनरी फ्यूल की अपन बात करें तो हेनरी फ्यूल ने एक माइन कोल कंपनी है उसको ज्वाइन किया था। मैकेनिकल, ये जो F.W. टेलर है मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में इनकी पोस्ट थी। यूजिंग हिज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड टेलर सेट आउट साइंटिफिक स्टूडेंट एंड टेक्निक्स। यूजिंग हिज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड टेलर सेट आउट साइंटिफिक स्टडीज एंड टेक्निक्स। अब जब ये मिडविल स्टील कंपनी के अंदर मैकेनिक इंजीनियर बने तो इन्होंने उस समय काफ़ी साइंटिफिक स्टडीज़ करी और टेक्निक्स के बारे में भी इन्होंने स्टडीज़ करी। ही वॉज प्राइमरीली कंसर्न अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। इन्होंने वर्कर्स की एफिशिएंसी के बारे में बताया और रिसोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करने के लिए कहा। इनका मानना था कि आप वर्कर्स की एफिशिएंसी पे ज़्यादा फोकस करिए, रिसोर्स के ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन पे फोकस करिए। टेलर्स प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स वर बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ही कंडक्ट इन फैक्ट्रीज वेयर मेथड ऑफ प्रोडक्शन लेक प्लानिंग एंड वर्किंग मेथड ऑफ हैज़ार्ड। यानी जो F.W. टेलर था, F.W. टेलर जो थे इन्होंने अपने प्रिंसिपल्स में और टेक्निक्स, जो इनकी प्रिंसिपल्स है, जो टेक्निक्स थी वो ऑब्जर्वेशन पर आधारित थी। यानी इन्होंने कहा कि फैक्ट्रीज के अंदर जो वर्कर्स है उनको कंटिन्यू ऑब्जर्व करिए, है ना, प्रोडक्शन मेथड पर फोकस करिए, उनके अकॉर्डिंग प्लानिंग बनाइए और वर्किंग मेथड को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। तो F.W. टेलर जो थे ये वर्क पर ज़्यादा प्रायोरिटी देने के लिए इन्होंने कहा और ऑब्जर्वेशन पर इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया, प्रोडक्शन पर ज़्यादा ध्यान दिया, वर्कर्स की एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया। कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर। अब टेलर का क्या योगदान रहा साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर। F.W. टेलर बिकेम फेमस एज ए फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब मैंने पहले कहा था कि F.W. टेलर को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। तो ये आगे चलकर साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर के नाम से फेमस हो गए। हिज मेन कंट्रीब्यूशन विच मेड हिम सो पॉपुलर वर्ल्ड। अब इन्होंने बहुत ही कंट्रीब्यूशन किया जिसकी वजह से फेमस हुए। क्या कंट्रीब्यूशन किया। टेलर पब्लिश्ड बुक्स एंड रिसर्च पेपर्स एक्सप्लेन हिज साइंटिफिक व्यू ऑन इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। अब टेलर ने कई किताबों को पब्लिश किया, कई रिसर्च पेपर पब्लिश किए जिसके अंदर जो जितनी भी इंडस्ट्रियां हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, उनका जो मैनेजमेंट है वो साइंटिफिक रूप से हो। तो साइंटिफिक व्यू को इन्होंने ज़्यादा एक्सप्लेन किया। हिज मेजर कंट्रीब्यूशन वाज पब्लिशिंग ऑफ शॉप मैनेजमेंट। हिज मेजर कंट्रीब्यूशन वाज पब्लिशिंग ऑफ शॉप मैनेजमेंट, पीस रेट सिस्टम एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्होंने जो ज़्यादा पब्लिश की वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पब्लिश किए उसके अंदर, और एक पीस रेट सिस्टम को पब्लिश किया, शॉप मैनेजमेंट को पब्लिश किया। He emphasized on adoption of scientific method to the problems of management. इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप साइंटिफिक मेथड को अडॉप्ट करिए
पहले उसकी रीजन्स देखिए, फिर उसका रिजल्ट क्या निकलेगा उस पर फोकस करिए। तो कुल मिला के जो F.W. टेलर है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर जो है, इन्होंने टोटल साइंटिफिक पर फोकस किया। इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट के अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है तो आप साइंटिफिक मेथड को यूज़ करिए। फैक्ट्री के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको साइंटिफिक रूप से सोल्व करिए। रीजन्स देखिए भाई क्या रीजन है प्रॉब्लम का, और उसका सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन देख कर रिजल्ट देखिए उसका क्या रिजल्ट आता है। और इन्होंने रिसोर्स के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पर फोकस किया, वर्कर्स की एफिशिएंसी पर फोकस किया, प्रोडक्शन प्लानिंग पर ज़्यादा फोकस किया। तो ये थे F.W. टेलर की हिस्ट्री। क्लियर। अब आ जाइए मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है? जो F.W. टेलर बार साइंटिफिक मैनेजमेंट पर फोकस करें, वो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है, इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है इसका? देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज एम्प्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर इच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट का कोई सा भी एलिमेंट हो, मैनेजमेंट का कोई सा भी एलिमेंट हो, सब पर क्या करना है? साइंस को अप्लाई करना है। साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर क्या बताया कि आप साइंस को अप्लाई करो, किस चीज़ पर? फॉर इच, हर चीज़ के लिए। मैनेजमेंट के प्रत्येक एलिमेंट पर आप साइंस को यूज़ करिए, साइंस को एप्लीकेशन करिए, लागू फॉलो करिए। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट की हर चीज़ पर साइंस को फॉलो करना। इन जनरल लैंग्वेज इट मीन्स अप्लाई साइंटिफिक टूल्स, मेथड एंड ट्रेंड पर्सनल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट। यानी जनरल लैंग्वेज में अपन देखें, साइंस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए साइंटिफिक टूल्स को अप्लाई करना, साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करना और ट्रेंड पर्सनल को अप्लाई करना। साइंस भाई हर कंपनी चाहती है कि मेरा आउटपुट बढ़े, आउटपुट इंक्रीज हो। तो आउटपुट इंक्रीज करने के लिए F.W. टेलर ने बताया कि आप जो भी टूल्स यूज कर रहे हो साइंटिफिक टूल्स होना चाहिए, जो भी मेथड यूज कर रहे हो साइंटिफिक मेथड होना चाहिए, और ट्रेन पर्सनल को यूज़ करिए आप। साइंटिफिक मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ रोल ऑफ थंब बाय साइंस। F.W. टेलर ने बताया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर रोल ऑफ थंब की जगह साइंस को यूज करना चाहिए। रोल ऑफ थंब का मतलब होता है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ दो और साइंटिफिक मेथड को यूज़ करो। That means decision in the organization should not be taken on the basis of wills and wishes of manager। यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन को मैनेजर ना तो अपनी इच्छा से ले और ना अपने मन से ले। कई बार मैनेजर क्या करते हैं, अपनी इच्छा से अपने मन से डिसीजन ले लेते हैं। तो F.W. टेलर ने ऐसे डिसीजन को लेने से मना किया है। बट डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडीज कंडक्ट बाय यूजिंग साइंटिफिक टूल्स। मैंने F.W. टेलर ने कहा है कि मैनेजर जो भी डिसीजन लेता है तो उसके लिए उसको साइंटिफिक स्टडीज़ करना चाहिए, साइंटिफिक टूल्स को यूज करना चाहिए। तो कुल मिला के जो साइंटिफिक को ही यूज करना चाहिए, चाहे कोई सी भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो प्रॉब्लम मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, वर्कर से रिलेटेड हो, किसी का रोल ऑफ थंब को यूज ना करें, साइंस को यूज करें। तो ये मतलब होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। क्लियर। चलिए अब आ जाइए साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यानी जो F.W. टेलर थे, इन्होंने भी हेनरी फेयल की तरह कुछ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बताए थे। हेनरी फेयल ने तो 14 प्रिंसिपल बताए मैनेजमेंट के, और इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के 4 प्रिंसिपल बताए थे। और ये कहा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी कंपनी है, उनको इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। अब F.W. टेलर ने क्या क्या प्रिंसिपल बताए साइंटिफिक मैनेजमेंट, इनकी जो प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के नाम से जाने जाते हैं। अब इनका फर्स्ट प्रिंसिपल है साइंस नोट रूल ऑफ थंब। यानी मैंने पहले बताया था कि मैनेजमेंट के हर एलिमेंट में, कोई सा भी एलिमेंट हो, सबके अंदर साइंस को यूज करना चाहिए, न कि रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है ट्रेडिशनल मेथड, जो कि आप पुराने तरीक़ों से कर रहे हो। According to this principle, Taylor insists that each job performed in the organization should be based on scientific inquiry and not on institution experience and hit and miss method। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल में टेलर ने इस बात पर बल दिया कि ईच जॉब यानी प्रत्येक जॉब को परफॉर्म पूरा करने के लिए इन द ऑर्गेनाइजेशन तो ऑर्गेनाइजेशन में प्रत्येक जॉब को
पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए, साइंटिफिक इंक्वायरी पर आधारित होना चाहिए। यानी ऑर्गेनाइजेशन का कोई सा भी जॉब हो, कोई सी भी परफॉर्मेंस हो, वो साइंटिफिक इंक्वायरी पर आधारित होना चाहिए, न कि इंस्टीट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान, अपने मन क्या कह रहा है नोट, एक्सपीरियंस अपना अनुभव क्या कह रहा है नोट, हिट एंड मिस मेथड है ना, पुराने मेथड से एक अनुभव के आधार पर, अंतर्ज्ञान के आधार पर नहीं होना चाहिए, साइंटिफिक इंक्वायरी के बेस पर होना चाहिए वो काम। ही सेज दैट देयर मस्ट बी थिंकिंग बिफोर डूइंग, उन्होंने ये भी कहा कि कुछ भी करने से पहले अवश्य सोचना चाहिए। यानी कोई भी आप जॉब कर रहे हो, कोई से भी परफॉर्मेंस कर रहे हो ना, तो उस जॉब को, उस परफॉर्मेंस को करने से पहले सोचना आवश्यक है, विच इज़ नॉट इन केस ऑफ रूल ऑफ थम। तो ही सेज दैट देयर मस्ट बी थिंकिंग बिफोर डूइंग, विच इज़ नॉट इन केस ऑफ रूल ऑफ थम। रूल ऑफ थम मीन्स dictatorship of manager, where scientific decisions are based on cause and effort and scientific measurement of method and wage of production। तो ही सेज, उन्होंने क्या कहा कि मैनेजर का कोई भी काम करता है, कोई भी डिसीजन लेता है, तो उस डिसीजन से पहले उसको सोचना चाहिए, रूल ऑफ थंब को यूज नहीं करना चाहिए। मैनेजर को क्या करना चाहिए, साइंटिफिक डिसीजन लेना चाहिए, और वो डिसीजन केसेस और इफेक्ट के बेस पर होना चाहिए। नहीं, वो मैनेजर जो भी डिसीजन लेता है ना, डिसीजन पहले से सोच ले कि इसका क्या कारण है, और अगर मैं डिसीजन लेता हूँ तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो प्रोडक्शन के जो तरीके यूज़ कर रहा है, वो वेज ऑफ प्रोडक्शन के जो तरीके यूज़ कर रहा है, प्रोडक्शन के जो मेथड यूज़ कर रहा है, वो सारे मेथड, वो सारे तरीके साइंटिफिक होना चाहिए। तो कई बार क्या होता है, जो कंपनी के मैनेजर होते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, जब भी कोई डिसीजन लेना होता है ना, तो वो सोचते हैं यार ये सही है, अपने मन की बात सोच लेते हैं, अपने अनुभव के आधार पर डिसीजन ले लेते हैं। तो हो सकता है अनुभव के आधार पर लिया हुआ डिसीजन गलत हो जाए, हो सकता है इच्छा के आधार पर, मन के आधार पर लिया हुआ डिसीजन गलत हो जाए। तो FWT ने ये कहा कि आप मन से डिसीजन मत लो, आपकी विश क्या है ना, आपका मन क्या कह रहा है, आपके इंस्टीट्यूशन क्या कह रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है, ये कोई मायने नहीं रखता है, बल्कि आप साइंटिफिक रूप से पहले उसको सोचें कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इसके क्या रीजन्स होंगे, क्या रिजल्ट निकलेगा, इस बारे में सोचें, और फिर उसके आधार पर आप डिसीजन लें, फिर जॉब करें। टेलर इंसिस्ट ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी इनटू द डोमेन ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस। टेलर इंसिस्ट ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी इनटू द डोमेन ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस। टेलर ने यह भी कहा कि आप साइंटिफिक इंक्वायरी का इंट्रोडक्शन देखो, और फिर उसको अपने मैनेजमेंट प्रैक्टिस में यूज़ करो। टेलर बिलीव्ड दैट देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। टेलर को ये विश्वास था कि अगर आपको एफिशिएंसी ज़्यादा मैक्सिमाइज करनी है तो सबसे बेस्ट एक ही मेथड होता है। दिस मेथड कैन बी डेवलप थ्रू वर्क स्टडी एंड एनालाइज, और वो मेथड आप वर्क स्टडी करके, एनालाइज करके डेवलप करिए। द मेथड सो डेवलप्ड शुड बी सब्स्टिट्यूट ऑफ रूल ऑफ थंब। तो जो आप मेथड डेवलप जो कर रहे हो वो सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। तो साइंस नोट रूल ऑफ थंब। तो रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि जो अपन पहले सोचते थे, जैसा चल रहा था वैसा चला हुआ रहा है, ट्रेडिशनल मेथड से चला हुआ रहा है, ना कोई आप रिसर्च कर रहे हो, ना कोई साइंटिफिक डिसीजन ले रहे हो, ना कोई सोच रहे हो, और बिना सोचे समझे अपन कुछ कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रूल ऑफ थंब। तो इस चीज़ के लिए FW टेलर ने मना करा है, और उन्होंने कहा है कि आप साइंस को यूज़ करो, साइंस के टूल्स को देखो, साइंटिफिक मेथड को देखो, साइंटिफिक इंक्वायरी करो, उसके बाद आप डिसीजन लो, उसके बाद आप करो। तो ये है साइंस नोट रूल ऑफ थंब। क्लियर? चलिए साहब, अब फॉर एग्जांपल दे रखा है, इन रूल ऑफ थंब द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू डू ए पर्टिकुलर जॉब इज डिसाइडेड बाय द मैनेजर्स ऑन द बेसिस ऑफ हिज पास्ट एक्सपीरियंस। अब रूल ऑफ थंब के अंदर क्या होता था, जो मैनेजर होता है वो अपने बीते हुए एक्सपीरियंस के आधार पर क्या करता था, स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करता था। टेलर इंस्टीड दैट स्टैंडर्ड टाइम फॉर ए जॉब शुड बी सेट अप साइंटिफिकली बाय परफॉर्मिंग टाइम स्टडी। अब टेलर ने कहा है कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर स्टैंडर्ड टाइम को डिसाइड मत करो, बल्कि आप साइंटिफिकली रूप से उस टाइम को डिसाइड करो। उसके लिए आप टाइम स्टडी को रिसर्च करो।
टाइम स्टडी के अकॉर्डिंग आप परफॉर्मिंग करो। एंड देन देयर टारगेट शुड बी फिक्स्ड, और उस टारगेट को फिक्स करो। तो समय अध्ययन करके वैज्ञानिक ढंग से प्रतिदिन के आप लक्ष्य निर्धारित करो, यानी डेली इसके टारगेट डिसाइड करो, है ना। और जो आप समय अध्ययन करो वैज्ञानिक ढंग से करो, पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे मत करो। तो पहला प्रिंसिपल ये बताया इन्होंने। सेकंड है हारमोनी नोट डिस्कर्ड, यानी नोट डिस्कर्ड, डिस्कर्ड मतलब किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। हारमोनी यानी तालमेल बना हुआ होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल दोज हु वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क इन हारमोनी, यानी इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जितने भी वर्कर्स हैं वो साथ साथ काम तभी करेंगे जब उनमें हारमोनी होगी, तालमेल होगा। तो एक कंपनी के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हारमोनी होना आवश्यक है। इससे सभी वर्कर, सभी एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, वर्क टुगेदर, साथ साथ काम करेंगे। दैट इज़ विद म्यूचुअल गिव एंड टेक एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, और इसके लिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, म्यूचुअल गिव आपसी लेन देन होना चाहिए। तो आपसी लेन देन के लिए एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। जनरली इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर टू ग्रुप ऑफ पीपल। जनरली क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो लोगों के दो ग्रुप होते हैं, एक वर्कर्स ग्रुप, एक मैनेजमेंट ग्रुप। एंड बोथ द ग्रुप्स वर्क इज राइवल ऑफ इच अदर। अब दोनों ही ग्रुप एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं, शत्रु होते हैं, इनेमी। राइवल्स यानी शत्रु, इनेमी होते हैं। एज वर्कर्स ऑलवेज फील दैट दे आर अंडरपेड एंड ओवरबर्डन विद द वर्क। अब जो वर्कर्स हैं उनकी हमेशा क्या फीलिंग होती है, यानी वो हमेशा क्या सोचते हैं कि एक तो उनको वर्क का बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन दिया जा रहा है, और वो भी अंडरपेड यानी कम भुगतान में। तो जो वर्कर्स होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि हमें कम पेमेंट मिल रहा है और वर्क का बहुत ज़्यादा लोड मिल रहा है। एंड मैनेजमेंट ऑलवेज फील्स दैट वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग। और मैनेजमेंट हमेशा ये फील करते हैं कि वर्कर्स कभी भी अच्छा काम नहीं करते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं करते हैं। In this principle, Taylor insists that there is need for both the groups to change their attitude. टेलर ने कहा कि दोनों ही ग्रुप को अपने एटीट्यूड में चेंजेस लाना आवश्यक है। दोनों ही ग्रुप को क्या करना चाहिए, अपने जो नेगेटिव एटीट्यूड सोच रहे हो फॉर इच अदर, एक दूसरे के लिए, उसमें चेंजेस लाना चाहिए। ही इंसिस्ट ऑन मेंटल रिवोल्यूशन, इसके लिए उन्होंने मेंटल रिवोल्यूशन पर बल दिया, मानसिक क्रांति पर बल दिया। विच मीन, जिसका मतलब होता है कंप्लीट चेंज ऑफ एटीट्यूड, अपने एटीट्यूड को पूरी तरह से चेंज कर दो। एंड आउटलुक फॉर इच अदर, और एक दूसरे के प्रति आउटलुक, एक दूसरे की प्रवृत्ति को चेंज करो। जो अपने एक दूसरे के बारे में नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं उसको चेंज करो, वो मेंटल रेवोल्यूशन। दे मस्ट डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग फॉर ईच अदर, एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करना चाहिए। जो अब वर्कर्स और मैनेजर दोनों जो ग्रुप होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रति नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, तो वो गलत है। पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करो। अगर आप नेगेटिव थिंकिंग को डेवलप करते हो तो इससे हमेशा क्या होगा, डिस्कर्ड होगा, वाद विवाद होगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। और अगर आप ये चाहते हो कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, डिस्कर्ड क्रिएट नहीं हो, बल्कि सभी साथ साथ मिलकर काम करें, हारमोनी के साथ काम करें, तो इसके लिए आपको मेंटल रिवोल्यूशन यूज़ करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी। एंड वर्क विद हारमोनी, और हारमोनी के साथ वर्क करना पड़ेगा, तालमेल के साथ वर्क करना पड़ेगा। एंड अवॉइड डिस्कर्ड, और डिस्कर्ड को अवॉइड करना पड़ेगा। एज दियर ऑब्जेक्टिव आर इन वन डायरेक्शन, और जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव की तरफ सभी को एक ही दिशा में चलना, तो एक ही दिशा की ओर केंद्रित होना चाहिए सबको। मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन ऑफ द कंपनी विद वर्कर्स एट द सेम टाइम, वर्कर्स मस्ट कंट्रीब्यूट टू देयर बेस्ट लेवल। अब मैनेजमेंट को भी चाहिए कि जो कंपनी के जो गेन है उसको क्या करे, शेयर करे। अगर कई बार कंपनी क्या करती है, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेती है, तो जब जितना सोचा था, जितना टारगेट था, उससे ज़्यादा अगर प्रॉफिट अर्न कर लेती है तो मैनेजमेंट को वो प्रॉफिट क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। किसके अंदर, विद वर्कर्स के अंदर। एट दैट सेम टाइम, उसी समय वर्कर्स मस्ट कंट्रीब्यूट टू देयर बेस्ट लेवल। इससे क्या होगा, वर्कर्स जो है वो ज़्यादा अपने लेवल पर कंट्रीब्यूट करेंगे, ज़्यादा सहयोग देंगे। टेलर फील्स दैट प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़। टेलर का ये भी मानना था कि ऑर्गेनाइजेशन की जो क्षमता है वो एम्प्लॉयज़ की प्रॉस्पेरिटी पर डिपेंड करती है।
अगर एम्प्लॉयज़ की आप प्रॉस्पेरिटी को ग्रोथ करते हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी को क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। तो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, तो इसके अंदर इस प्रिंसिपल में हेनरी फोर्ड ने क्या बताया कि जितने भी वर्कर्स हैं, है ना, तो उनको हमेशा एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए, टीम वर्क के साथ काम करना चाहिए, हार्मोनी के साथ वर्क करना चाहिए, है ना, और आपसी लेन देन और में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रखना चाहिए। कभी भी एक दूसरे के प्रति नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखना चाहिए। एंड F.W. टेलर ने बताया कि कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो ग्रुप होते हैं, एक वर्कर्स ग्रुप, एक मैनेजमेंट ग्रुप। वर्कर्स ग्रुप की जो नेगेटिव थिंकिंग होती है वही होती है कि मैनेजमेंट जो ग्रुप है वो हमें कम पेमेंट देता है और काम बहुत ज़्यादा करवाता है, यानी वर्क का बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन होता है हमारे ऊपर, ऐसी उनकी नेगेटिव थिंकिंग रहती है। और जो मैनेजमेंट ग्रुप है उनकी क्या नेगेटिव थिंकिंग रहती है कि वर्कर्स जो है वो कभी भी अच्छा काम नहीं करते। तो ये दोनों ही जो नेगेटिव थिंकिंग है ना, इसको ख़त्म करना है और पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करना है। जितनी ज़्यादा आप पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे वर्क के अंदर, उतना ही कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, उतना ही हार्मोनी बना रहेगा, डिस्कॉर्ड भी नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई वाद विवाद भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए मेंटल रिवोल्यूशन को चेंज करने के लिए कहा है। तो ये हो गया सेकेंड प्रिंसिपल आपका, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। थर्ड प्रिंसिपल है आपका कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म यानी सहयोग न कि व्यक्तिवाद। इंडिविजुअल का मतलब होता है पर्सनल, है ना, तो आप पर्सनल कुछ भी मत करिए, आप जो भी करिए कोऑपरेशन के साथ करिए। तो F.W. टेलर ने कहा कि सहयोग न कि व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म। दिस प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ द हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये जो प्रिंसिपल है, ये जो अपन ने लास्ट प्रिंसिपल पढ़ा था हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, उसका एक विस्तार है, बड़ा रूप है। एक्सटेंशन का मतलब होता है बड़ा रूप। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क मस्ट बी कैरिड ऑन ए कोऑपरेशन विद ईच अदर। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जितने भी वर्कर्स हैं तो उनको हमेशा एक दूसरे के कोऑपरेशन के साथ वर्क करना चाहिए। विद म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, आपसी विश्वास के साथ, आपसी कोऑपरेशन के साथ वर्क करना आवश्यक है। अंडरस्टैंडिंग फॉर ईच अदर, वर्कर्स एंड मैनेजर मस्ट वर्क इन कोऑपरेशन। वर्कर्स और मैनेजर दोनों ग्रुप होते हैं, दोनों ग्रुपों को क्या करना चाहिए, कोऑपरेशन के साथ काम करना चाहिए, दोनों को एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को समझना चाहिए। द मैनेजमेंट मस्ट टेक वर्कर्स इन कॉन्फिडेंस बिफोर सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टास्क। जब मैनेजर कोई भी टास्क डिसाइड करता है, कोई भी स्टैंडर्ड टास्क डिसाइड करता है, तो उससे पहले उसको क्या करना चाहिए, वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। बिकॉज वैन स्टैंडर्ड और टारगेट आर सेटअप इन कंसल्टेंट ऑफ वर्कर्स। और जब भी टारगेट डिसाइड करते हैं, कोई टास्क डिसाइड करते हैं, तो उसके अंदर आप वर्कर्स से क्या कर लीजिए, कंसल्ट कर लीजिए। देन दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू अचीव इट। अगर अपन वर्कर से कंसल्ट करके टारगेट डिसाइड करेंगे ना, तो वो उस टारगेट को अचीव करने के अंदर पूरा कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी अपनी बेस्ट एफिशिएंसी को शो करेंगे। टू हैव कोऑपरेशन मैनेजमेंट शुड वेलकम गुड सजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब मैनेजर को चाहिए कि वो एम्प्लॉयज़ से क्या मांगे, सजेशन मांगे, एडवाइस मांगे, और उनके सजेशन का वेलकम भी करना चाहिए। अगर आप कोऑपरेशन बनाना चाहते हैं कम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप क्या करिए, वर्कर से आइडिया लीजिए, सजेशन लीजिए और उनका वेलकम करिए। एंड दे शुड बी रिवार्डेड फॉर दियर सजेशन। अगर उनको सजेशन आपको अच्छा लगता है तो उसके लिए आप उन्हें रिवार्डेड भी करना चाहिए, पुरस्कार करना देना चाहिए। एट द सेम टाइम, उसी तरह वर्कर शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक। वर्कर्स को भी स्ट्राइक पर नहीं जाना चाहिए। एंड मेक अनरीजनेबल डिमांड। अनरीजनेबल डिमांड को पूरा करने के लिए कभी भी वर्कर्स को स्ट्राइक पर नहीं जाना चाहिए। जो रीजनेबल डिमांड है वो आप सामने रखिए मैनेजमेंट ग्रुप के सामने, लेकिन स्ट्राइक पर नहीं जाना चाहिए। देयर मस्ट बी ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम। बिल्कुल ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे दोनों ही पक्षकार आपस में खुली बातचीत कर सकें। According to Taylor, there should be an almost equal division of work and responsibility between workers and management. टेलर ने ये भी बताया कि क्या नाम से जो वर्कर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, उनके बीच में वर्क का डिवाइडेशन होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड होना चाहिए। वर्कर्स के अंदर भी डिवीजन ऑफ वर्क इक्वल होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, मैनेजमेंट के अंदर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। ऑल द डे लॉन्ग द मैनेजमेंट शुड वर्क ऑलमोस्ट साइड बाय साइड विद वर्कर्स हेल्पिंग। जो मैनेजमेंट है उसको भी क्या करना चाहिए, वर्कर्स की हेल्पिंग करना चाहिए, वर्कर्स को इनकरेजिंग, साहस बढ़ाना चाहिए। एंड स्मूथिंग द वे फॉर देम। तो जो मैनेजर है उसको वर्कर्स की हेल्प करना चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए, स्मूथली तरीके से काम करवाना
चाहिए। तो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल, तो टेलर ने बताया कि कभी भी व्यक्तिवाद पर ध्यान नहीं दें, है ना, कोऑपरेशन पर ध्यान दें। तो ये सेकंड प्रिंसिपल है। ये जो प्रिंसिपल है वो हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक लार्ज रूप है, बड़ा रूप है, और इसमें टोटल ये बात बताई गई है कि जो एम्प्लॉयज़ है उनको अपने पर्सनल ग्रोथ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए, है ना। उसी प्रकार जो मैनेजमेंट ग्रुप है उनको कभी भी वर्कर्स को नीचा नहीं समझना चाहिए, उनसे टाइम टू टाइम सजेशन लेना चाहिए, आइडियाज़ लेना चाहिए, उनसे कंसल्ट करके टारगेट डिसाइड करना चाहिए। और इसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ उनको कभी भी अनरीजनेबल डिमांड नहीं रखनी चाहिए, स्ट्राइक नहीं करना चाहिए, जो भी बात हो वो ओपन कम्युनिकेशन के रूप में हो। क्लियर? चलिए, लास्ट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू दियर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अब कंपनी के अंदर जितने भी वर्कर्स हैं उन वर्कर्स की एफिशिएंसी को, प्रॉस्पेरिटी को क्या करें, डेवलप करें। भाई अपन चाहते हैं कि जितने भी लेबर्स हैं उनके अंदर एक ज़्यादा एफिशिएंसी आए, ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आए, तो इसके लिए उनको क्या करना, डेवलप करना। तो वर्कर्स की एफिशिएंसी को, वर्कर्स की प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए डेवलपमेंट करना। इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी वर्कर। अब इंडस्ट्रीज़ की जो एफिशिएंसी होती है वो वर्कर्स की एफिशिएंसी पर डिपेंड होती है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के अंदर टोटल काम कौन करते हैं, वर्कर्स करते हैं। तो वर्कर्स जितने एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे इंडस्ट्रीज़ की एफिशिएंसी उतनी बढ़ेगी। तो इंडस्ट्रीज़ की जो एफिशिएंसी है वो वर्कर्स की एफिशिएंसी पर डिपेंड करती है। वर्कर्स एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन प्रॉपर ट्रेनिंग एंड दियर सिलेक्शन। और जो वर्कर्स की जो एफिशिएंसी है वो उनकी ट्रेनिंग पर, उनके सिलेक्शन पर डिपेंड करती है। टेलर इंसिस्ट ड्यू केयर शुड बी टेकन वाइल सेलेक्टिंग द एम्प्लॉयज़। अब टेलर ने बताया कि जब आप एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करते हो तो काफ़ी ध्यान से करना चाहिए। आफ्टर सेलेक्टिंग दे मस्ट बी गिवन जॉब अकॉर्डिंग टू दियर क्वालिफिकेशन। अब जब आप सेलेक्ट कर लेते हो एम्प्लॉयज़ को तो सेलेक्ट करने के बाद उनकी क्वालिफिकेशन के बेस पे उनको जॉब देना चाहिए, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको जॉब देना चाहिए। एम्प्लॉयज़ मस्ट बी सेंट फॉर ट्रेनिंग फ्रॉम टाइम टू अपडेट दियर नॉलेज। यहाँ तक कि एम्प्लॉयज़ को नॉलेज अपडेट करने के लिए उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग पर भी भेजना चाहिए। ट्रेनिंग में भेजने से क्या होता है, उनकी नॉलेज अपडेट होती है एम्प्लॉयज़ की। दिस विल इंश्योर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। अब जितनी ज़्यादा नॉलेज इन आएगी लेबर के अंदर, एम्प्लॉयज़ के अंदर, उतनी ही उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो अगर आप ही चाहते हो मेरे एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी बढ़े, मेरे एम्प्लॉयज़ की प्रॉस्पेरिटी बढ़े, तो इसके लिए आपको एम्प्लॉयज़ की नॉलेज को क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए उनको ट्रेनिंग पर भी भेजना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब असाइन करना पड़ेगा। दिस विल इंश्योर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ कंपनी एंड वर्कर। तो ये कंपनी के लिए और वर्कर्स के लिए दोनों की एफिशिएंसी बढ़ेगी। वर्कर्स की तो बढ़ ही रही है, आप उनको ट्रेनिंग पे भेज रहे हो। जब वर्कर्स की ट्रेनिंग एफिशिएंसी बढ़ेगी तो पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे तो प्रॉफिट होगा, तो इंडस्ट्रीज़ की एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो टेलर ने ये 4 प्रिंसिपल बताया कि 4 प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। कौन कौन से, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट प्रिंसिपल था आपका साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सेकंड था हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड। थर्ड है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। और फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू दियर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये 4 प्रिंसिपल टेलर्स के हो गए। क्लियर, चारों प्रिंसिपल? ओके, थैंक यू। स्टडी करते रहिए सेल्फ। तो ये हेनरी फेयल के प्रिंसिपल हो गए। इन्होंने 14 प्रिंसिपल बताए, तो कौन कौन से बताएं आपको नाम याद रखना है, उनकी डिटेल पढ़नी है। और जो टेलर इन्हें 4 प्रिंसिपल बताए, कौन कौन से बताएं इसके नाम आप याद रखिए। टेलर के जो प्रिंसिपल है वो टोटल साइंटिफिक रूप से है, प्रैक्टिकली है। ठीक है, ओके, आज की क्लास यहीं ऑफ होती है। थैंक यू।